लेकर क्या कुछ गृह मंत्री कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। और तत्काल इसके लिए अलग से बैठक करके इनको जो शासन का निर्देश है उसके पालन को हम सुनिश्चित करने वाले हैं। मैं समझता हूँ अगली बैठक में कर देंगे। राज्य सरकार जो कर सकती होगी सब करेगी। कोई भी पेट्रोल और डीजल का टैक्स हमारी सरकार ने नहीं बढ़ाया है। वो लोग जिनने अपने घोषणा पत्र में लिख के दिया था, कांग्रेस की सरकार का घोषणा पत्र पढ़ो कि हम पेट्रोल और डीजल पर से वैट कम करेंगे, और कमलनाथ जी ने आते ही पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाया था। वही बढ़ा हुआ है, हमने नहीं बढ़ाया अभी पिछले 15 महीने। कुछ और पूछने वाले हैं? एक ही विषय का एक जवाब आगे रिपीट करना होता है। पीयूष भाई तुम उस बैठक में भी थे, उसमें थे तुम अंदर। अब पूछो सवाल, बैठो मत पूछो ना। देखो, जिन समितियों को जिले के कलेक्टर और प्रभारी मंत्री के दस्तखत से निकलना है वो 1 महीने में सारी समितियां बन जाएंगी। जिन्हें राज्य सरकार को बनाना है वो 1 महीने में सब राज्य सरकार की ओर अग्रेसित कर दी जाएंगे। और पूछो। क्या पूछ रहे हैं आप? मैंने अभी कहा कि उसकी बैठक हम अगली यात्रा पर कर लेंगे, और ये जो विषय आपने रखे वो भी हमारे जनप्रतिनिधि भी रखेंगे। आपने जहां तक सवाल दोबारा दोहराएंगे क्या? और कमलनाथ जी क्लीन स्वीप में अच्छे लगते हैं, वो ऐसे ही क्लीन स्वीप बने रहे और हमें क्लीन स्वीप कराते रहे। हाँ, दोबारा हो जाएगा मंत्री। आखिरी सवाल, आखिरी। तो सवालों के जवाब दे रहे थे नरोत्तम मिश्रा। इधर सीएम शिवराज आज दोपहर 3 बजे वल्लभ भवन में सिचुएशन रूम का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा सीएम राज्य स्तरीय डिजास्टर कंट्रोल रूम का भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। शाम 4:45 पर 4:45 बजे दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक करेंगे। शाम 6:30 बजे बुदनी विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के संबंध में वो बैठक करने वाले हैं। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यभार संभाल लिया है। अपनी नई जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और कार्यभार आज उन्होंने संभाल लिया। हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री, वो भी उनके साथ रहे, और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उन्हें बधाई भी दी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी नई जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली है। तस्वीरें उसी वक्त की आप देख रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी भी उनके साथ मौजूद रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। केंद्रीय मंत्री बनाने के साथ ही साथ उसी दिन प्रोफाइल का ऐलान भी कर दिया गया था, जिम्मेदारी का ऐलान भी कर दिया गया था, बता दिया गया था क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, और आज उन्होंने अपनी वो जिम्मेदारी संभाल ली है। इधर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज नए राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचे। यहां उन्होंने राज्यपाल को प्रदेश की स्थिति से अवगत कराया, साथ ही SC/ST को सुरक्षा देने की मांग की। कमलनाथ ने इस दौरान कहा कि प्रदेश में SC/ST वर्ग सुरक्षित नहीं, हालांकि सभी वर्ग यहां परेशान हैं, अर्थव्यवस्था चौपट है। कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी कैबिनेट में जगह मिलने पर कहा कि यह बीजेपी और सिंधिया के बीच का फैसला है। बीजेपी में आने पर उन्हें सम्मान तो मिला, अब देखते हैं कि आगे गाड़ी कैसे चलती है।
का भी भेंट करी, उन्हें अवगत कराया कि हमारे प्रदेश के अनुसूचित जनजाति SC ST कितने असुरक्षित हैं। कितनी घटनाएं हुई हैं ये देश के इतिहास में नहीं हुई। राज्यपाल जी ने ट्राइबल्स के बीच में समाज सेवा का काम किया है, उनको अनुभव है समाज सेवा का। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आपका प्रयास रहे, आपकी प्राथमिकता रहे कि हमारे SC ST प्रदेश के सुरक्षित रहें। इतनी बड़ी संख्या में SC ST कहीं नहीं है, ये किस तरह सुरक्षित रहे। मैंने उनको अवगत कराया कि आज अपने प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। हमारा किसान परेशान है, हमारा छोटा व्यापारी परेशान है, नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगारी घट नहीं रही, बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारी अर्थव्यवस्था चौपट है, हमारी आर्थिक गतिविधि समाप्त है। तो कहाँ घसीटा जा रहा है हमारा प्रदेश, ये आज बहुत बड़ी चिंता का। मध्य प्रदेश की सियासत में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा फिर गरमाने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने 2019 में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया था, लेकिन सरकार ने इसे लागू करने में कोई गंभीर प्रयास नहीं किए। आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में कुछ याचिका दायर की गई, लेकिन सरकार ने उचित पैरवी नहीं की और यही वजह है कि बढ़ा हुआ आरक्षण अब तक लागू नहीं हो पाया। अगर सरकार सशक्त पक्ष का समर्थन सही तरीके से करती तो मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। पूर्व में 2003 में भी कांग्रेस सरकार ने यह आरक्षण लागू किया था, तब भी शिवराज सरकार की कमजोर पैरवी के चलते 10 साल तक मामला अदालत में लटका रहा। आखिर में आरक्षण निरस्त हो गया। सरकार को अपनी पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता त्याग कर सामाजिक न्याय में सहयोग करना चाहिए। ये बातें कमलनाथ ने अपने ट्वीट में लिखी। इधर कमलनाथ के ट्वीट पर बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग को 70 साल तक गुमराह किया, धोखा दिया। क्योंकि ओबीसी आरक्षण के बारे में हमने ही कदम उठाया था और मैं ये उम्मीद करता हूँ, मांग करता हूँ सरकार से कि इसे जो हमने नीति बनाई थी ये इसको लागू करें। देखिए, जो बात है छिपी नहीं है। आज जो मैं कह रहा हूँ मुझे ये बयान या घोषणा के माध्यम से नहीं कहना, आज जनता गवाह है। आजादी के बाद पहली बार काका कालेलकर कमेटी की सिफारिश मानते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना, उनके हक में और हित में कई योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करना मोदी सरकार ने लगातार किया है। जरा कांग्रेस बताए किस राज्य में इन्होंने अपने शासनकाल में, जहां आज भी शासन में है, 27% आरक्षण ओबीसी को दे दिया। केवल लड़ाना, जाति से जाति को भिड़ाना और लोगों को गुमराह करना, यही इनका सगल है और यही इनकी फितरत है, जो केवल और केवल इसी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। दरअसल इन्होंने कभी कहीं किसी तौर पर भी पिछड़े वर्ग का लाभ नहीं किया और यही कारण है कि पिछड़े वर्ग के सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा विधायक देश में भारतीय जनता पार्टी के हैं और आजादी के बाद में मोदी मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग के मंत्री बनाने का काम भी भाजपा ने किया है। और सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ट्विटर की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। इस कंपनी को अब भारत में देसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू से कड़ी टक्कर मिल रही है। दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने मेड इन इंडिया माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू से जुड़ने का फैसला किया है। आरएसएस अब अपने सभी बड़े फैसले और अपेक्षित जानकारियां कू के माध्यम से लोगों से उनकी अपनी भाषा में साझा करेगा। @RSSORG संगठन का अधिकृत अकाउंट है। कू में आरएसएस की एंट्री इसलिए भी ट्विटर के लिए बड़ा झटका है क्योंकि आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन होने के साथ साथ भारत ही नहीं, दुनिया भर में इसके करोड़ों समर्थक हैं। पिछले कुछ महीनों से केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच ब्लू टिक समेत नए नियमों को लेकर तनातनी चल रही थी। कुछ दिनों पहले ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत कई नेताओं के निजी ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया था। हालांकि इस फैसले पर बवाल बढ़ने के बाद ट्विटर ने उपराष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल पर दोबारा ब्लू टिक लगा दिया। यहां तक कि कंपनी ने पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को ही कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया था। प्रसाद का ट्विटर अकाउंट करीब 1 घंटे लॉक रहा। ऐसे में इन मनमानियों की वजह से आरएसएस ने अब कू से जुड़ने का फैसला किया है। जिस तेजी से कू लोकप्रिय हो रहा है उसे देखते हुए आने वाले कुछ दिनों में और भी बड़े और दिग्गज नेता कू में नजर आ सकते हैं। बुधवार शाम मोदी सरकार के कैबिनेट में हुए फेरबदल का असर साफ तौर पर कू पर देखा गया। सभी मंत्री जिन्हें मंत्री पद के लिए चुना गया और जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया,
सभी एक दूसरे को ट्विटर से पहले कू से जुड़कर बधाइयां दे रहे थे। ऐसे में तय है कि इस बार ट्विटर को कू से कड़ी टक्कर मिलने वाली है। बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी शर्ट और जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है, क्विज में हिस्सा लेना है। जुड़िए न्यूज 18 के साथ, रोजाना आप ये क्विज खेल सकते हैं। स्कूलों की ये मांग है, सरकार से निजी स्कूलों ने मांग रखी है, 5 सूत्रीय मांगे हैं। बिना परीक्षण और शुल्क के निजी स्कूलों को मान्यता दी जाए, 2022-23 से साल 2024-25 तक की मान्यता दी जाए और नवीनीकरण बिना परीक्षण के हो, मान्यता और संबद्धता शुल्क माफ कर दिया जाए। डीपीआई और एमपी बोर्ड दोनों को दिए जाने वाले संबद्धता शुल्क को कम किया जाए। आरटीई, राइट टू एजुकेशन, इसकी राशि का भुगतान किया जाए। 3 साल से आरटीई की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। बिना टीसी के बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाए। सरकार से टैक्स माफ करने की मांग की गई है। 12 जुलाई से प्रदेश के सभी निजी स्कूल संचालक काम बंद करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई बंद रहेगी। जिलों में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रदेश भर में ऑनलाइन क्लासेस बंद की जाएंगी। 13 जुलाई को प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल संचालक शिक्षा विभाग को स्कूलों की चाबियां सौंप देंगे। भोपाल में लोक शिक्षण संचालनालय में निजी स्कूल संचालक इकट्ठा होंगे। ये दरअसल विरोध का तरीका है। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, बेहद गंभीर, अगर ये वाकई अपनी जो 5 सूत्रीय मांगे हैं इनके खिलाफ बंद करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ाई, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। रंजना, जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कल सीबीएसई से संबंधित जितने भी निजी स्कूल हैं उन्होंने मोर्चा खोला और अब एमपी बोर्ड से संबंधित जितने भी निजी स्कूल हैं उन्होंने एक तरह से सरकार पर अब दबाव बनाने की कोशिश की है। और दबाव बनाने का मुद्दा सिर्फ एक ही है निजी स्कूलों के पास कि बीते 1.5 साल से स्कूल बंद हैं। ऐसे में एमपी बोर्ड से संबंधित जितने भी निजी स्कूल हैं उनकी यही मांग है कि जो मान्यता और परीक्षण किया जा रहा है अभी नवीनीकरण करने के लिए, स्कूलों को मान्यता देने के लिए, तो इसमें जिस भी तरह का शुल्क लिया जाता है उस शुल्क को माफ कर दिया जाए, यानी बिना शुल्क के स्कूलों को मान्यता दी जाए, उनका नवीनीकरण किया जाए। और उनका ये भी कहना है कि एमपी बोर्ड को अलग शुल्क देना होता है, तो वहीं दूसरी तरफ लोक शिक्षण संचालनालय को अलग से शुल्क देना होता है। तो दोनों फीस को मिलाकर एक फीस कर दी जाए, यानी डबल जो राशि है वो चुकानी होती है। तो उसको लेकर भी जो स्कूल शिक्षा विभाग है वो विचार करे। और दूसरी तरफ इन स्कूल संचालकों ने प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित जितने भी टैक्स हैं जो अभी स्कूल को देने हो रहे हैं उसको माफ़ करने की भी मांग की है, क्योंकि यही कहा है कि बीते 1.5 साल से स्कूल बंद है, अर्निंग्स नहीं है। ऐसे में टैक्स माफ़ करने की जो सरकार से गुहार निजी स्कूल संचालकों ने लगाई है। और इसके साथ ही उन्होंने यही कहा है कि आरटी की जो राशि है उसका भुगतान नहीं हुआ है, यानी राइट टू एजुकेशन के तहत जितने भी बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिया गया है वो राशि बीते 3 सालों से अटकी हुई है, तो उनका जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। और इन मांगों को लेकर अब एमपी बोर्ड से संबद्ध निजी स्कूलों ने मोर्चा खोल लिया है। 12 जुलाई से जहां सीबीएसई से संबद्ध जो प्राइवेट स्कूल हैं वो ऑनलाइन क्लासेस का बहिष्कार करेंगे, तो वहीं एमपी बोर्ड से जितने भी जुड़े हुए स्कूल हैं प्राइवेट स्कूल वो अब ऑनलाइन क्लासेस का संचालन बंद करेंगे। 13 जुलाई से स्कूलों को बंद करके स्कूलों में ताला लगा के वहां पर जितने भी जिला शिक्षा अधिकारी हर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को चाबियां सौंपेंगे। यानी एक तरह से इन तमाम मांगों को लेकर दबाव बनाने की सरकार पर पूरी तरह से कोशिश कोरोना संकट काल के बाद अब अपने अपने तरीके से की जा रही है। अब देखना यही होगा कि ये जो दबाव है कितना कारगर साबित होगा और वाकई। और इस मामले में तो ये भी नहीं कहा जा सकता कोई नया तरीका अपनाया जाएगा कि जो करना है करो, मरना है मरो, ऐसा कह के भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। गंभीर स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई थी। इधर ग्वालियर में आज पीडब्ल्यूडी में पदस्थ एसडीओ रविंद्र सिंह कुशवाहा के घर पर दबिश दी गई। ईओडब्ल्यू को एसडीओ के खिलाफ शिकायत मिली थी कि उन्होंने अपनी 35 साल की सर्विस में बड़ी मात्रा में बेनामी संपत्ति जमा की है। इसी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए रविंद्र कुशवाहा के घर पर दबिश दी गई। 20 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। कई जमीनों के दस्तावेज मिले हैं, बैंक अकाउंट मिले हैं, 250 ग्राम सोना मिला है, चांदी मिली है। ईओडब्ल्यू की जांच अभी भी जारी है।
सर्च वारंट प्राप्त करके उनके 2 मकानों में, एक DB में मकान नंबर 14 है जहां निवास करते हैं यहाँ पर, और दूसरा नागा चंदनी में पारस भाई गार्डन में मकान है। दोनों मकानों में 2 टीमों के द्वारा छापा डाला गया है। अभी छापा कार्रवाई चल रही है। छापे में इनके घर से नकदी, ज्वेलरी, बैंक और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनको वेरीफाई किया जा रहा है। इंदौर के महू में कल हुए ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यहां गैस का रिसाव के चलते ये ब्लास्ट हुआ। सिलेंडर के परखच्चे उड़ गए। इस ब्लास्ट में 2 साल की मासूम समेत 5 लोग जख्मी हुए हैं। अफसरों को पहले ये लगा था कि ये बम ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन अब ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। स्थिति साफ है, ये सिलेंडर ब्लास्ट था। और अब आपको दिखाते हैं टॉप 20।